अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेस्पर को। वेस्पर एक थ्योरी है जो कि किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो हमें ज्योमेट्री बताती है। तो इस वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में देखने लगे हैं कि वेस्पर यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ये थी क्या, इससे इसने हमें एटम्स के हवाले से क्या क्या बातें बताई थी। ये एक जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी कंसिडर की जाती है क्योंकि इसके अंदर हम एटम्स की ज्योमेट्री देखते हैं। बट वेस्पर थ्योरी को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। फिर हम अपनी वेस्पर पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड पेयर का यानी कि बीपी और लोन पेयर का यानी कि एलपी। इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मैंने इस तरह लिखा है। अब बॉन्ड पेयर क्या होते हैं और लोन पेयर क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम इस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाने लगे जो बिल्कुल बच्चों वाला स्ट्रक्चर जो हमने बचपन में देखा था, तो इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर ये एक अदद शेल है जिसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, क्योंकि यहाँ पर 1s है यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल है 2 और 2। ठीक है, तो 4 और 5 6 और सेकंड शेल के अंदर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी अभी हमने बात नहीं करनी। अभी हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो थोड़ा बड़ों वाला स्ट्रक्चर है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है, हमने इस तरह का एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, जिसके अंदर हम ऑर्बिटल्स का इस तरह करके सब ऑर्बिटल्स भी बना रहे होते थे। तो ये जो 2s शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा उल्टी होती है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरे को हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। और हर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑर्बिटल का मतलब के एल एम एन शेल नहीं है। ऑर्बिटल का मतलब है एस पी डी एफ। इनके अंदर के जो सब ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एस के अंदर तो 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के अंदर 6 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं और एफ के अंदर इसी तरह फर्दर आते हैं। बट अगर हम इनके सब शेल्स की बात करें ना, सब ऑर्बिटल्स की बात करें, तो ये जो एस है ना इसका तो कोई ऑर्बिटल सब होते ही नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। बट ये जो पी होता है ना इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। और एक पी एक्स और एक पी वाई और एक पी जेड के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैं ये कह रही। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो डी है, डी एक्स वाई डी एक्स जेड, इस तरह इसके भी जो 5 मिड सब ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो पता ये चला कि ये जो एक बॉक्स है ना वो एक सब ऑर्बिटल कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की। ये जो अंदर वाला शेल है ना ये फुली फिल्ड है, क्योंकि ये के शेल होता है, के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो अभी इसकी हम बात कर ही नहीं रहे। हमारे पास आता है 2s और 2p। 2s भी हमारे पास फुली फिल्ड है, इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे आगे। अब 2p के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 2 3 और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 में से इसने पहले तो हाफ फिल्ड होने की कोशिश करेगा और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो इसके ऊपर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें ऑक्सीजन के वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल। तो लास्ट शेल के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, यानी कि इस तरह। और इसका भी एक एस है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके बनाती हूँ, ये चीज बनाई है। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एक सिंगल और यहाँ पे एक सिंगल। ये वाला ऑर्बिटल है 2s और ये है 2px 2py और 2pz। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के एटम की। ठीक है, तो ये ओवरऑल शेल की बात की जाए ना तो ये हम
एल शेल की बात कर रहे हैं। एल शेल यानी कि दूसरा शेल, के के बाद जो एल शेल आता है ये वाला शेल, ये ऑक्सीजन का वैलेंस शेल है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे इसके अंदर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम इसका किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बना दिए। अब 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो हमने 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, अब अगर तो ये ऑक्सीजन एटम किसी के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, एक इस वाले को करेगा और एक इस वाले को करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पेयर्स की सूरत में होते हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं करते, बॉन्डिंग में उनका कोई पार्ट नहीं होता। इसलिए जो एटम के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर बना, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर्स, राइट। अब बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ऑक्सीजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, हमारे पास पता है हमें कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। वो इलेक्ट्रॉन इधर आता है यानी कि हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्डिंग की, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आता है यानी कि हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्डिंग की। ठीक है, और ये बच्चों वाला फॉर्मूला है जो बचपन से पढ़ रहे हैं, H2O यानी कि वाटर, ये उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये वाला जो पेयर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये वाला पेयर जो कि बॉन्डिंग में इसने हिस्सा लिया है, यानी कि H2O की जो बॉन्डिंग है वो इसकी वजह से है, इन 2 पेयर्स की वजह से। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो ये 2 हैं, दीज आर द बॉन्ड पेयर्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का, कि जो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ये एस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे तो ये 2 जो हमारे पास है ये लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स नहीं है। वैलेंस शेल के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जो कि पार्ट नहीं लेता किसी भी बॉन्डिंग के अंदर, उसको कहेंगे लोन पेयर, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। अब हम आगे चलते हैं एक और चीज की तरफ। अब हमने ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करनी है वो ये है कि जब भी हम वेस्पर पढ़ते हैं ना, वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं या हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्री बताने की बात करते हैं, ठीक है, ये एमडी-कैट में भी इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और वैसे भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल NH3 की क्या ज्योमेट्री है ये बता दें, ठीक है, H2O में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने, लोन पेयर्स जो है वो बता दें कितने। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें जरूरत होती है एक अदद स्ट्रक्चर की, और एक अदद हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक इजी चीज है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे बॉन्ड पेयर्स और हमारे लोन पेयर्स कितने हैं। और जब हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता चल जाते हैं तो हमें उसकी शेप, ठीक है, उसकी शेप पता चल जाती है, उसका बॉन्ड एंगल पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हैं हमें ये पता चल जाता है। तो जो सीधा सीधा जो मसला आता है ना वो इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के अंदर आता है कि ये दोनों चीजें पता चल जाएं तो हम ये तीनों चीजें बता सकते हैं। अब ये दोनों चीजें हमें फाइंड कैसे करनी है ये हमने देखा है। हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है जो कि बिल्कुल इजी करके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, और ये फॉर्मूला सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये है NH4, ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है तो जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगी अभी वो इस तरह के एटम्स के लिए नहीं है, वो ऐसे एटम्स के लिए है जो कि स्ट्रक्चरली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया मीथेन CH4। अब हम जो बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर निकालते हैं ना, याद रहे हमेशा सेंट्रल एटम का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। अब ये भी याद रहे कि सेंट्रल एटम वो होता है जो कि सिंगल एटम जो पार्ट ले रहा होता है ना उसको हम सेंट्रल एटम कह देते हैं। जैसे कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन 4 है ना, तो इसके अंदर जिसकी तादाद कम है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है, ये इसकी बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है इसका कि जिसकी नंबर ऑफ एटम्स कम है वो हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम।
और ये भी बात याद रहे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो निकालते हैं, जो ज्योमेट्री निकालते हैं, जो सारी चीजें निकालते हैं, वो हमेशा सेंट्रल एटम की निकालते हैं। हमारा जो काम है ना वो इस H4 से बिल्कुल भी नहीं है, H3 से भी नहीं है, हमारा H2 से भी नहीं है। हमारा काम है सिर्फ कार्बन से, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन से और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन से। ठीक है, अब करना ये है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने के लिए आपने हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है दो चीजों से, दो चीजों का आपने प्लस कर लेना है। अब एक जो बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है वो है, आपने इस हाफ को अंदर प्लस करवा देना है दो चीजों से, और वो दो चीजें क्या होगी? पहली चीज होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है। पहली चीज आपने ये लेनी है, और दूसरी चीज आपने लेनी है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, यार मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है कि जिनकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, वो क्या है? मोनोवैलेंट एटम। अगर इस मीथेन की बात करते हैं, CH4 की, हाफ आपने अंदर लिख लिया, इन दोनों चीजों को प्लस कर देना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हमें पता चल सकते हैं एटॉमिक नंबर से, और हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 को अगर हम ब्रेक करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 4 बचे। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे पता चला? ये 8-9 क्लास से ही पढ़े होते हैं हम। ये कार्बन है, ये इसके बाद के 2 शेल्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के अंदर आ गए, कितने बचे? 4। चारों के 4 अगले शेल में जाएंगे ना, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो हम यहाँ लिख नहीं सकते 4, और यहाँ प्लस कर दें। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं कार्बन के पास? कितने? 4 है ना, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 हुआ ना, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या बनेगा? हाफ 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। 2 1 2, 2 4 8। ये चीज आई है हमारे पास 4। अब हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर ये बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, वो चीज हम बाद में जाके फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं NH3 पर। NH3 पर भी हम लिखते हैं हाफ। ठीक है, N का एटॉमिक नंबर होता है दोनों 7 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1s2। या 1s2 को भी छोड़ो, तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 5 6 7, 5 बचे। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कितने हैं? 3। कितना हो गया? 5 + 3, 5 6 7 8, 2 1 2, 2 4 8, कितना हो गया? 4। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसको भी हाफ करो। ऑक्सीजन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं? हमारे पास क्या होता है? H Heli BBC, और नो के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अगले में कितने चले जाएंगे? 6 7 8, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ क्या कर लो? 6 + H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है, मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो आगे बढ़िए अगर हम, तो क्या हो गया? ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 1 2, 2 4 8, ये कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया ये भी। ठीक है, अब ट्रिक की बात ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस 4 के अंदर से ये जो 4 निकला है ना हमारे पास, ये 4 है सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, बस इतना पता चल गया है कि इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो टोटल काउंट है ना, टोटल जो तादाद है वो 4 है। अब इसमें से 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, या 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है, ये चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर हैं, ये हमें नहीं पता। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको हम देख लेते हैं पहले। तो इसको हम छोटी सी ट्रिक से समझते हैं, जो कि कॉमन सेंस वाली बात भी होगी। हमारे पास है CH4, बीच में लिखो कार्बन। हमें पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं, यानी कि ऐसे कर दो, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको। एक है कार्बन, आखिर की इसकी वैलेंसी क्या है? 4। कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं? 4, यानी कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। लोन पेयर इसके अंदर होंगे?
सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसके अंदर लोन पेयर हो जाए। इसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर है और वो है 4 बॉन्ड पेयर, क्योंकि चारों हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कोई खाली इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी निकाले ना, तो क्या होगा कि हमारे पास ना कोई भी एटम लिखने के लिए उसकी 4 साइड्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन या एटम जो है उसका, एक हम ऊपर लिखते हैं, एक इधर लिखते हैं, एक इधर लिखते हैं और एक इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके अंदर 5 है। 5 का मतलब क्या है कि एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 2 बचे, 2 को आप ऊपर डाल दो और ये 2 क्या होंगे आपके पास? लोन पेयर। कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है? 3, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो क्या पता चला? ये और ये हमारे पास क्या है? बॉन्ड पेयर। और जो ये एक सिंगल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये क्या है? लोन पेयर। तो क्या हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि NH3 के पास जो बॉन्ड पेयर है, क्यों नहीं लिख रहे हो? जो बॉन्ड पेयर है वो हमारे पास है 3 और जो लोन पेयर है वो हमारे पास है 1। अब पता कैसे चला? इस तरह पता चला। ठीक है, अब हमारे पास है H2O यानी कि वाटर, ऑक्सीजन, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो, कितना बचा? 4 बचा। 4 के अंदर से ये रहा 2 और ये रहा 2। ठीक है, तो पता कैसे चला? अब यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि नजर नहीं आ रहा। ये हमारे पास ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर ये 4 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में पूरे करना है। कैसे पूरे करेंगे? इसी तरह पूरे करेंगे ना, पेयर बना के। पहले एक एक रख दो, फिर 2 बच जाएंगे, एक इधर रख दो, एक इधर रख दो, फिर हमारे पास बचे कितने? सिंगल, ये बचे। और पता क्या चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो क्या पता चला कि ये जो बैठे हुए हैं इनको क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो पता ये चला कि लोन पेयर कितने? 2। बॉन्ड पेयर कितने? 2। ये रहे बॉन्ड पेयर। समझ आई बात? तो ये वाली ट्रिक थी जिससे हमें पता चला बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने किस तरह है। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का इस वेस्पर से क्या ताल्लुक है, हमने वो देखना है। देखो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का ही वेस्पर से ताल्लुक है। अब वो कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन देखने से पहले हम अभी इसके पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले पोस्टुलेट पे हमने क्या देखा? हमने देखा हमारे पास क्या था? हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट था। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे रिपल्जन की। रिपल्जन की क्यों बात करेंगे? इसलिए बात करेंगे क्योंकि इस थ्योरी का नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसके नाम से पता चल रहा है कि वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी रिपल्जन के बारे में ये थ्योरी आपको बताती है। और उस रिपल्जन को मद्देनजर रखते हुए फिर हम उसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी के अंदर हम रिपल्जन की बात करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखें कि बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर होता है वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं और इस दूर दूर भागने को हम कहते हैं रिपल्जन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये हो कि ये रिपल्जन क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो बॉन्ड पेयर होता है वो भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है। और जो लोन पेयर क्या होता है? वो भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव चीजें एक दूसरे को रिपेल करेंगी ना, रिपल्जन होगी उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं रिपल्जन के हवाले से ही यार। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि देखो, ये रिपल्जन जो होती है ना, ये जितनी ज्यादा होती है वो मॉलिक्यूल को उतना अनस्टेबल कर देती है। ठीक है, अनस्टेबल कर देती है। लेकिन हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, ओवरऑल जो केमिकल्स हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक चीज जो हम देखते हैं कि हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो हर मॉलिक्यूल जब चाह रहा है स्टेबल हो जाए, लेकिन रिपल्जन की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो करेगा क्या? वो चाहेगा कि उसकी रिपल्जन क्या हो जाए? बहुत ज्यादा कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। और अपनी इस रिपल्जन को मिनिमम यानी कि कम करने के लिए और स्टेबल होने के लिए वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर एक दूसरे को लोकेट करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी हमने पता की थी
इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास सेंट्रल एटम को देखते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। 4 बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि पहला बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकती है। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, दूसरा बॉन्ड भी ये बनाएगी और दूसरा बॉन्ड भी इसी कार्बन के साथ बनाएगी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं, इजी कॉन्सेप्ट है। तो अब पता क्या चला कि ये वाली जो 2 चीजें थी ना, कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये था, ये इस तरह भी तो हो सकता था। मतलब हमने डबल बॉन्डिंग ही दिखानी है ना, तो हम इस तरह भी दिखा सकते थे, ठीक है। हम इस तरह करके भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने इस सीधी सीधी तरह क्यों दिखाई? हमने इसलिए दिखाई क्योंकि हमारे पास जो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना, इनके दरमियान एक एंगल बन रहा होता है, एंड दैट इज 180 डिग्री का एंगल। और ये जो 180 डिग्री का एंगल होता है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होता है। अब इस 180 डिग्री के एंगल की वजह से क्या हुआ, ये देखो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों ही बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर आ गए, यानी कि एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर हैं कि इनकी जो रिपल्जन है ना, वो मिनिमम हो गई है। हमारे पास जब हम वेस्पर का टेबल देखेंगे ना, उसके अंदर हाईएस्ट जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता है, इसके बाद 120 होता है, उसके बाद 109.5 होता है, इसके बाद हमारे पास 107 होता है, और इसके बाद 104 होता है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 180 डिग्री पे एक दूसरे अपने आप को सेट करते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिपल्जन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल दूर है, ये मशरिक में, ये मगरिब में, ठीक है। इनके अंदर रिपल्जन है ही नहीं, तकरीबन मिनिमम है। तो पता ये चला कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की आपस में रिपल्जन होती है। और जहन में ये बात भी रखी जाए कि जरूरी नहीं है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की ही रिपल्जन होगी आपस में। एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करता है, यानी कि बॉन्ड पेयर में भी रिपल्जन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में भी रिपल्जन है, और लोन पेयर में भी रिपल्जन है। ये बात याद रहे, ये सारी चीजें लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स है, सभी नेगेटिव चार्जेस है। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिपल्जन होती है ना, उसका ट्रेंड क्या है। हमारे पास तो एक तो होता है लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्जन, ठीक है। एक हमारे पास होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन, एक हमारे पास होती है बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्जन, ठीक है। अब याद रखा जाए कि जिस तरह लिखा हुआ है ना, इसी तरह है। ये वाली रिपल्जन सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये होती है और उसके बाद ये होती है, ठीक है। ये लोन पेयर की रिपल्जन आपस में सबसे ज्यादा, इससे कम और सबसे कम। ये एक इसका ट्रेंड था, ये याद रख लेना है। अच्छा देखें, और एक और बात जो जहन में रखी जाए वो ये है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन के एक्टिव पेयर्स के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको काउंट करके बताया था ना कि लोन पेयर जो है वो इतने होंगे, बॉन्ड पेयर इतना होगा। जो अभी हमने इससे पहले सारी कैलकुलेशन की है ना, उसके अंदर हम लोन पेयर्स ले रहे थे। लोन पेयर्स हम कैसे ले रहे थे, हम इसी तरह ले रहे थे ना कि ये है n, ठीक है। तो इसके अंदर एक लोन पेयर होगा, बकिया 3 इस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक हाइड्रोजन से, ये एक हाइड्रोजन से, ये एक हाइड्रोजन से, ठीक है। बट अगर मैं अभी आपको CO2 की एग्जांपल दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, इसकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, C और O2, अगर अभी हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि सबने बॉन्डिंग की हुई है ना। बट यहाँ पे हमें पता है कि जो पहला बनने वाला बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा, और जो दूसरा बनने वाला बॉन्ड है, तीसरा बनने वाला बॉन्ड है, वो दोनों क्या है, पाए पाए। और ये पाई बॉन्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर के अंदर शुमार नहीं किया जाता। यहाँ पर इस कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स कितने? 2, क्योंकि हम सिग्मा और पाई को कभी भी अपने बॉन्ड पेयर्स के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई।
अब इसके बाद जो है ना हमारे पास एक वेस्पर का एक टेबल होता है जो कि तकरीबन हर टेक्स्ट बुक में ही मौजूद होता है। जो भी वेस्पर जिस बुक में भी मौजूद होगी आपको ये टेबल वहां मिल जाएगा, बट मैं इसको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में हमारे पास है एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स और फिर बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, या इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अगर आप छोड़ भी दें, ये एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आप ना भी देखें, आप सिर्फ इतना देखें कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो आपकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। 2 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी देखा था, तो ज्योमेट्री कितनी है, लीनियर, और एंगल कितना है, 180 डिग्री। नेक्स्ट पे आए, अगर 3 बॉन्ड पेयर्स है, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तीनों के तीनों लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तीनों के तीनों ने बॉन्डिंग की, तीनों ही बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका रट्टा मारना है, याद करना है इसको, और इसी तरह जो है वो आप एटम्स की शेप बता सकते हैं। ठीक है, और एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, ये आपने इस ऊपर से तरतीब से याद करना है कि 180 डिग्री, 120, ये कम होता जा रहा है, 180, 120, 109, 107, 104। ठीक है, इसी तरह बॉन्ड पेयर कभी अगर याद करना चाह रहे हैं तो इसी तरह रट्टा मारो कि पहले में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4 और फिर 3 1 और फिर 4 2 2। अब ये कैसे करोगे, पहले में 2 बॉन्ड पेयर्स, दूसरे में 3 बॉन्ड पेयर्स, तीसरे में 3 बॉन्ड पेयर्स, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर्स, इसके बाद 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, तो जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लानर होगी। और इसके बाद 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो जो ज्योमेट्री होगी वो एंगुलर होगी, बेंट होगी, जैसे कि वाटर H2O। ठीक है, ये चीज हो गई। तो मैंने क्या कहा था कि हम 3 चीजें बता सकते हैं। एक हम बता सकते हैं उसका बॉन्ड एंगल, ये जो 109, 108, 180 ये जो चीजें हम देख रहे हैं हमारे पास है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं कि हमने बॉन्ड एंगल फाइंड कर लिया था, हमने उसकी ज्योमेट्री बता दी। ज्योमेट्री का मतलब है ये सारी चीजें, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लानर और ये सारी इसकी ज्योमेट्री है। मैंने कहा था कि हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि एक अलग टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम किस तरह बता सकते हैं, देखो जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर्स है ना, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर्स है ना, सिर्फ जस्ट उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स ही हो सकते हैं। एक S हो सकता है, दूसरा P हो सकता है। यानी कि जो भी ऐसे बॉन्ड हैं जिनकी लीनियर ज्योमेट्री है, 2 बॉन्ड पेयर है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इसके बाद जिनके पास 3 बॉन्ड पेयर्स है ना, यानी कि तीनों के तीनों कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं, तो इस 3 में से एक तो S हो गया, 2 P होंगे। अब वो पी एक्स भी हो सकता है, वो पी वाई भी हो सकता है, वो पी जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक हमारे पास ये भी पी हो सकता है। ठीक है, तो पता कि क्या चला कि जिनके पास 3 बॉन्ड पेयर है उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो होगी sp2। अब लास्ट पे हमारे पास है 4, जिनके पास 4 है तो जाहिर सी बात है एक तो S हो गया, बाकी क्या होंगे, P होंगे, तीनों के तीनों, तो ये क्या होगा S और P3। हमारे सिलेबस में ये 3 sp2, sp3 और ये चीजें शामिल। इसके बाद जो हमारे पास नीचे वाले 2 है ना, 3 होगा और 1 होगा, या 3 होगा 2 और 2, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 बना। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। 2 और 2 कितना हुआ, 4, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो इस तरह हम sp3 की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते। ठीक है, ये हमारे पास था पूरी वेस्पर थ्योरी का कंक्लूजन कि इसके क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, इसको जो प्रपोज करने वाले थे वो ये दोनों लोग थे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कॉन्सेप्ट देखा और किस तरह अपने चीजों को फाइंड करना है ये देखा। ठीक है, अभी इसके अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमने शेप और जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ बतानी है अकॉर्डिंग टू वेस्पर। वो हम अलग अलग वीडियो के चंक्स में देखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।